हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्टेक्स मेडिसिन। आई एम द बोगस डॉग। ये रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है क्योंकि लास्ट वाला थोड़ा फास्ट था शायद। और यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा बेसिक इंक्लूड किए हैं इन माय ऑडियो सेशन। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ज़्यादा बेसिक आएंगे। अब देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है आइंथोवेन ट्रायंगल है। हम ईसीजी की बात करते हैं जब 12 लीड ईसीजी होती है। दो टाइप की लीड्स है, एक तो लिम्ब लीड्स है और एक प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड है। चेस्ट लीड फ्रॉम V1 टू V6 जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है। V1 टू V6 हॉरिजॉन्टल मीन आपके फ्रंट साइड के अंदर। जो बाकी लीड है, बाइपोलर लिम्ब लीड और अग्यूमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, ये फ्रंटल प्लेन के अंदर प्लेस होती है। फ्रंटल या बोले तो कोरोनल प्लेन के अंदर प्लेस होती है। देखिए, ये जो ट्रायंगल है एंथोवेन ट्रायंगल, इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। तो ये क्या है? वेक्टर सम है। वेक्टर सम मींस लीड फर्स्ट इस तरफ जा रही है, लीड थर्ड इस तरफ जा रही है, तो ये वेक्टर सम क्या होगा? लीड सेकेंड। सिंपल क्या है? फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड। ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखना एक चीज इंपॉर्टेंट कि जो इसमें एक बार INI-CET के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा था कि लीड फर्स्ट का नेगेटिव किस तरफ है और पॉजिटिव किस तरफ है। तो सिंपल याद रखना, आर आर मतलब जो आर है वो दोनों नेगेटिव की तरफ जा रहा है। राइट साइड का एट्रियम ये, और लेफ्ट साइड को लोअर लिम्ब वो पॉजिटिव जा रहा है। इजी टू रिमेम्बर क्या है कि एल से आप पॉजिटिव साइन इजीली बना सकते हैं। तो डबल एल मीन्स डबल पॉजिटिव है लोअर साइड के अंदर। डायरेक्शन कैसे? देखो, लीड फर्स्ट की जब डायरेक्शन देखेंगे, देखो लीड फर्स्ट की डायरेक्शन में राइट साइड तो क्या है आपके? नेगेटिव है। और लेफ्ट साइड क्या है आपका? पॉजिटिव है। सेम टू सेम विथ लीड थर्ड और सेकंड भी आपको क्या करना है? याद करना है इसी कंसेप्ट से। अब ये प्लेसमेंट ऑफ लीड्स आ गया। अब देखो, प्लेसमेंट ऑफ लीड से क्या फायदा है होता है, जैसे आपको पता लगा कि सर इन्फीरियर वॉल एमआई है, तो कैसे पता लग रहा है? किस लीड के अंदर देखेंगे आप। देखिए, ये जो थर्ड एवीएफ एंड सेकेंड है ये लोअर की तरफ जा रही है, तो इससे हम क्या पता लग रहा है कि सर इन्फीरियर वॉल एमआई है। V1 V2 V3 क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। ये यहाँ पे 3D में दिख नहीं पा रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, तो ये इन्फीरियर वॉल एमआई को शो नहीं करेगा। हालांकि यदि आप देखिए, लेफ्ट साइड की यदि कोई एमआई है तो वहां पे V5 V6 भी उसको कवर करेगा, और एवीएल और लीड फर्स्ट भी उसको कवर करेगी। V4 V5 V6 और एवीएल और फर्स्ट लीड भी कवर करेगी। और सेम विद राइट साइड की ये सारी की सारी जो मार्किंग इस तरफ आ जाएगी, जिसे रिवर्सल ऑफ लिम्ब लीड, रिवर्सल ऑफ चेस्ट लीड करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एवीआर को भी हम यूज कर सकते हैं राइट साइड के एमआई के अंदर। अब हम बात करते हैं नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट। नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट कितना है? -32 प्लस 110, 120 नहीं, 110 प्लस के अंदर है। यदि डेविएशन अप साइड हुआ तो लेफ्ट एक्सिस, इस तरफ हुआ राइट साइड तो राइट एक्सिस डेविएशन। और यदि दोनों से भी बहुत ज्यादा हुआ, इट इज द एक्सट्रीम, तो इट इज नोन एज एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। ये एक्सिस वाले क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इट विल बी लेंदी। अब बात करते हैं नॉर्मल PQRST। देखो, ये पी वेव है और इंटरवल, ये इंटरवल है। इंटरवल को सिंपल याद रख सकते हैं, आई से प्लस का साइन बनता है, इट इज अ प्लस मींस यहाँ पे एक वेव और यहाँ पे सेगमेंट दोनों को ऐड किया हुआ है। ठीक है, इंटरवल यहाँ पे क्या होता है? एक कोई ना कोई वेव आएगी, ठीक है, प्लस उसका एसोसिएटेड सेगमेंट को भी इंक्लूड किया हुआ है, ये याद रखना है। क्यू आर एस ड्यूरेशन कितना है सर? लेस देन 0.12 सेकंड। और पी आर इंटरवल कितना है सर? 0.12 टू 0.22 सेकंड। पी की ड्यूरेशन लेस देन 2.5 स्मॉल ब्लॉक होती है। इसके बाद ये एस टी सेगमेंट है। जब भी आप एम आई या कुछ एम आई जैसी देखेंगे तो आपको किससे कंपेयर करना है? हमेशा पी आर सेगमेंट से हमेशा कंपेयर करना है। यदि आप रेफरेंस देखेंगे किसका, एस टी सेगमेंट एलिवेटेड है या नहीं है, उसके लिए आप हमेशा कौन सा सेगमेंट देखेंगे? पी आर सेगमेंट देखेंगे। टी यू ये वाला सेगमेंट नहीं देखेंगे। द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द पी आर सेगमेंट विल बी स्टैंडर्ड फॉर टू सी द चेंजेस इन एस टी सेगमेंट डेविएशन। सिंपल। इसके बाद में देखिए, ये जे पॉइंट है यहाँ पे जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दी एस। QT ड्यूरेशन कितना होता है? करेक्टेड QT ड्यूरेशन फॉर मैन इज लेस देन 0.5 एंड फॉर द फीमेल इट इज 0.47। आपको पता है एक ड्रग जो कि QT प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीबी की, वो कौन सी है? बेटाक्विलिन। करेक्टेड QT इंटरवल क्या हुआ? करेक्टेड QTC, करेक्टेड QTC क्या हुआ? QT अपॉन अंडर रूट ऑफ RR। ये करेक्टेड क्यूटी इंटरवल हुआ। और ये करेक्टेड क्यूटी की ड्यूरेशन है मैन के अंदर 0.45 लेस देन, और लेस देन 0.47 इन दी फीमेल। अब बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। देखिए, जो पी वेव है और ये सब जो ईसीजी की जो वेव्स है, कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपोलराइजेशन को या फिर रिपोलराइजेशन को शो कर रही है, लेकिन उसके लिए वेक्टर का जाना जरूरी है। अब देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो V1 क्या शो कर रहा है? इस तरफ की हर्ट की एक्टिविटी शो करेगा।
और V6 कर रहा है इस तरफ की एक्टिव शो, मीन्स V1 इट इज मोर देन की राइट साइड की एक्टिव शो कर रहा है, V2 सेप्टल, V3 भी सेप्टल मान लीजिए, और V6 किस तरफ कर रहा है, लेफ्ट साइड की एक्टिविटी शो कर रहा है। अब यदि आप हर्ट के अंदर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ देखिए राइट एट्रियम से कोई ना कोई एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इसने कवर किया। अब देखिए V1 किस तरफ, इस तरफ ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो ये पहले इस तरफ गया, ऑलमोस्ट हर्ट के इस तरफ गया, तो यहाँ पे कौन सी आई एलिवेशन आया, V1 के अंदर सबसे पहले एलिवेशन आया। और सेम फॉर द V5 क्योंकि उसके डायरेक्शन में भी है तो यहाँ पे भी क्या आया, थोड़ा एलिवेशन आया। इसके बाद में क्या हुआ, जो V2 है, इसके बाद जो पी वेव का जो सेकंड है, यदि राइट मतलब राइट एट्रियम को कवर करके लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगी साइनस जो पल्स है, अब ये किस तरफ गई, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, तो ये क्या है, V1 के लिए अपोजिट साइड है, इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन कैसे शो हुआ ECG के अंदर, नेगेटिव, तो इस इज द नेगेटिव डिफ्लेक्शन। जबकि V5 के अंदर यही डिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी तरफ ही है, V6 किस तरफ है, यहाँ पे हर्ट के इस तरफ है, तो ऑलमोस्ट ये इस तरफ जा रहा है, तो सेम इसलिए ये जो इसके लिए जो सेकंड जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है V5 या V6 के अंदर, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर विच पी वेव किसके अंदर डाइमॉर्फिक दिखती है या बाईफेजिक दिखती है, तो बाईफेजिक पी वेव किसके अंदर दिखेगी, बाईफेजिक पी वेव किस में दिखेगी, सर बाईफेजिक पी वेव दिखेगी V1 लीड्स के अंदर, सिंपल। इसके बाद हम देखेंगे कि सर ये जो फ्रंटल प्लेन है मैंने बता दिया आपको। देखो रेफरेंस पॉइंट, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं P के बाद में QRST के बारे में। ये मैंने बता दिया डिप्रेशन क्यों हुआ V1 का। देखो अब इसके बाद में क्या हुआ, सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ, सेप्टल एक्टिवेशन है, और सेप्टल एक्टिवेशन के लिए सेकंड लीड को इस तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, बंडल ऑफ इसकी एक स्मॉल ब्रांच भी होती है, कुछ बुक्स कहती है कि बंडल ऑफ इसकी एक स्मॉल ब्रांच होती है यहाँ पे, जिसको पहले एक्टिवेट करता है हर्ट, या सिंपल याद करिए कि सेप्टम को एक्टिवेट करेगा तो हर्ट के अंदर वेव इस तरफ जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट साइड। यदि टुवर्ड्स द राइट साइड है और V1 की तरफ जा रही है तो इसके लिए लिटिल बिट पॉजिटिव क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। देखो यहाँ पे लिटिल बिट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है आर वेव का, और यही V6 के अपोजिट में जा रहा है, ये वाला, ये V6 के अपोजिट में जा रहा है, तो V6 के अंदर क्या होगा, रिवर्स डिफ्लेक्शन होगा। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सी वेव आई, क्यू वेव। अब डाउट होता है कि सर हम पी वेव, क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव, ये कैसे पहचाने, क्यू वेव है या एस वेव है। सिंपल है, कोई भी वेव को हम किससे देखेंगे, आर वेव से। यदि कोई वेव आर वेव के पहले स्मॉल डिफ्लेक्शन में आ रही है तो वो कौन सी हो गएगी, वो कौन सी वेव हो जाएगी, जैसे ये आर है तो ये हो जाएगी क्यू, और यदि आर वेव के बाद में ये तो एस हो जाएगी। जैसे सिंपल देखिए, यदि आपको यूं शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी आर, तो ये हमेशा क्या होगी एस। यदि आपको यूं शो कर रहा है, सिंपल यूं करके यूं करके यूं यूं, तो ये कौन सी हो जाएगी क्यू, और ये क्या होगी आर। इफ दिस इज बिफोर द आर डिफ्लेक्शन तो ये क्यू वेव हो जाएगी, और इफ आफ्टर है आर वेव की तो बाद में क्या हो जाएगी, एस वेव हो जाएगी। तो देखिए ये कौन सी, इस प्रकार से ये है आर, तो ये क्या है एस, ये है आर पॉजिटिव है तो ये क्या है एस, आर पॉजिटिव है तो ये क्या है एस, ये आर है तो ये क्या है एस, ये क्या है आर है यहाँ पे, ये क्या है आर है, ये क्यू है, ठीक है, सिंपल। इसके बाद में क्या बोला मैंने यहाँ पे, अब देखिए इसके बाद में अब बात करते हैं कि आर वेव के बाद में हो गया आर वेव, इसके बाद में देखेंगे सर एस वेव की बात करते हैं, ठीक है। या इसके बाद में देखिए जो मोशन हुआ वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ हुआ, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसका मसल मास ज्यादा है तो राइट वेंट्रिकल को ECG शो नहीं करती है, ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल मास ज्यादा है, मोर मसल मास है, इसलिए ECG के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का एक्साइटमेंट या डिपोलराइजेशन ज्यादा शो किया जाता है। अब देखिए ये जो 3 वाला है जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है वो किसके अपोजिट में है, V1 के। दैट्स वाई अब जो आर वेव के बाद में जो स्टिमुलेशन होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो क्या होगा, डाउनवर्ड साइड। क्यों, क्योंकि ये इसके नेगेटिव में है, किसके 3 के नेगेटिव में V1, इस स्टिमुलेशन के नेगेटिव में V1 लीड प्लेस्ड है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, एस वेव क्या होगी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन में होगी। जबकि सेम फॉर हेयर इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज V5 या V6 के सेम साइड में है। V4 स्टिमुलेशन बैकवर्ड साइड है, या फिर बोले तो किसकी तरफ है, अपोजिट है, ये भी V5 V6 के, तो ये भी क्या हो जाएगा, लिटिल बिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए V1 से V6 की तरफ जाते हैं तो आर वेव का प्रोग्रेशन क्या होता है, गुड होता है, या फिर बोले कि आर वेव इंक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि V1 से V3 के हम जा रहे हैं जैसे, तो आर वेव क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है,
इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हम उसके सिनोनिम या उसकी तरफ जा रहे हैं, उसके ही वेक्टर के अंदर जा रहे हैं हम धीरे धीरे, दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। यदि पुअर आर वेव है तो आपको कोई ना कोई डिजीज सस्पेक्ट करनी है पेशेंट के अंदर। अब बात करते हैं कि सर ये वाली चीज होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, बेल है, और ये क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम, किड्स यूज द डायफ्राम टू हाई पिच साउंड, तो ये हाई पिच को कैलकुलेट करने में, हाई पिच को लिसन करने में काम में आती है। डायफ्राम इज टू यूज टू हियर हाई पिच साउंड, बट द बेल इज यूज टू हियर द लो पिच साउंड, जैसे लाइक मरमर, बाउल साउंड एंड ब्रूई। अब बात करते हैं हर्ट ऑस्कल्टेशन। देखो, ये जो हर्ट ऑस्कल्टेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर्ट के अंदर हम कहाँ पे ऑस्कल्टेशन को लिसन करेंगे। ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि वॉल की पोजीशन एनाटॉमिकली क्या है। दिस डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ वॉल, इंस्टेड इट रिप्रेजेंट द ऑस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ द मरमर। ओके, ऑर्टिक एरिया, राइट साइड ऑफ स्टर्नम ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। उसके बाद पल्मोनरी एरिया है, ये भी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए, इसके बाद पी, फिर ई, फिर टी, और फिर क्या हो गया, एम। एक बार क्या हुआ था INI-CET के अंदर, क्या होता उन्होंने ये वाला ऑर्डर पूछा था, और यहाँ पे नंबरिंग अलग अलग कर दी थी, ये 2, ये 1, ये 3 और 4 कर दिया था, और बोला था कि इनको एक अरेंज या करेक्टिव ऑर्डर के अंदर आपको क्या करना है, प्लेस करना है इन दी मीन ऑफ नंबर्स। तो ये भी PYQ है INI-CET का। और यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, हर्ट ऑस्कल्टेशन इज वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप यहाँ पे कोई भी अपना बैलियर स्टेथोस्कोप रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, मरमर आपको सुनाई देगी। जो ऑर्टिक एरिया की सिस्टोलिक मरमर है वो यहाँ पे आएगी, जो पल्मोनरी एरिया की सिस्टोलिक मरमर है। डायस्टोलिक मरमर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी एरिया कहाँ पे आएगी, अप्स पॉइंट के अंदर आएगी। ट्राइकस्पिड की कहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड की मरमर है यहाँ पे आएगी सिस्टोलिक डायस्टोलिक, मरमर ऑफ मिट्रल की यहाँ पे आएगी। देखो, अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ भी समझते हैं कि मरमर किस तरफ रेडिएट होगी, वो भी इससे थोड़ा समझा जा सकता है। देखो, ट्राइकस्पिड की मरमर यहाँ पे रेडिएट होगी क्योंकि एपिगेस्ट्रियम रीजन सो क्लोज, और मिट्रल की मरमर मोस्टली कहाँ पे होगी, रेडिएट इस तरफ, अपेक्स की तरफ। सिंपल, ये समझ में आया आपको इतना। ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, मिट्रल इज द फार मोस्ट लेफ्ट स्टर्नम इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। बाकी सारे के सारे हैं जो बाकी रेस्ट, ऑल ऑफ इट इज द जस्ट क्लोज टू द स्टर्नम। इसके बाद बात करेंगे सर सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखो, डिफिब्रिलेशन यूज इन द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विदाउट पल्स, मींस पल्स लेस वीटी। पल्स लेस वीटी हुआ तो आपको क्या यूज करना है, डिफिब्रिलेशन एंड, ओके, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर VF के अंदर आप क्या यूज करेंगे, डिफिब्रिलेशन। बाकी सब जगह क्या करेंगे आप, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। सिंक्रोनाइज किससे करना है, सिंक विद द आर वेव इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। मोनोफेजिक एंड यहाँ पे अलग अलग है। देखो, मिनिमम जो करंट होता है कार्डियोवर्जन का वो किसके अंदर रहता है, एट्रियल फ्लटर के अंदर होता है, शायद 25 to 50 जूल। अब देखते हैं सबसे पहले ये वाली ECG, ध्यान से, आंसर नहीं पढ़ना है। देखो, इस ECG के अंदर देखेंगे आप, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, पी वेव हो रही है, आपको नहीं दिख रही है पी वेव, ठीक है। ECG के अंदर क्या देखेंगे सर, इरेगुलरली इरेगुलर बीट आ रही है यहाँ पे, तो मोर ऑफ क्या है, ये पी वेव एब्सेंट है, तो क्या हो गया है सर, कि देखो इरेगुलर इरेगुलर वेव है, इरेगुलरली इरेगुलर पल्स है, एब्सेंट पी वेव है, ठीक है। तो ये AF को डिनोट कर दिया। पल्स रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर हम, 6 सेकंड मेथड इसका फेमस है। आप क्या करेंगे, 10 इंटू नंबर ऑफ आर वेव इन दी 30 लार्ज स्क्वायर। देखो, ये 30 लार्ज स्क्वायर मैंने काउंट किया यहाँ पे, और इसके अंदर जो आर वेव है वो कितनी है यहाँ पे, टोटल 20। तो हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, तो कितना आ गया, 200। 6 सेकंड मेथड का मीन्स है कि ये 30 जो नंबर है, जो 6 सेकंड के अंदर जो 30 जो लार्ज बॉक्स है वो 6 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज 6 सेकंड मेथड। इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन आया कि फर्स्ट डायग्नोस AF कब होता है, नोट डायग्नोस बिफोर, या रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम स्टेटस, टेम्पोरल पैटर्न और ड्यूरेशन। प्रोक्सिमल मींस कि विद इन 7 डेज के अंदर है, और मोस्टली इनमें से 48 आवर्स के अंदर सेल्फ टर्मिनेट हो जाते हैं। परसिस्टेंट AF सर मोर देन 7 डेज है, ठीक है। और लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट AF की डेफिनेशन बोली कि एटलीस्ट 12 मंथ का ड्यूरेशन है, जहाँ पे रिदम कंट्रोल को अभी भी ट्राई नहीं किया हुआ है, और इट इज स्टिल ए ट्रीटमेंट। बट इन द परमानेंट AF द फिजिशियन एंड द पेशेंट बोथ टोल्ड दैट यार अब हम कोई फर्दर अटेम्प्ट नहीं लेंगे रिस्टोरेशन ऑफ साइनस रिदम का, वी ट्राइड आवर बेस्ट, एंड जो आपका AF है, जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये परमानेंट है।
अब देखिए यहाँ पे आप ट्रीट कैसे करेंगे, यदि पेशेंट हीमोडायनामिक अनस्टेबल है या WPW सिंड्रोम है, जैसे पेशेंट को हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पल्मोनरी इडीमा का पेशेंट है, या एविडेंस है कोरोनरी इस्कीमिया का, तो इन सब पेशेंट के अंदर आपको क्या करना है, इमरजेंट कार्डियोवर्जन करना है, QRS सिंक्रोनस। अब यदि एक पेशेंट स्टेबल आया, ठीक है, जस्ट एक केस है, जैसे एक लेडी आई आपके 70 ईयर ओल्ड फीमेल कम्स इन योर इमरजेंसी, एंड आपने उसको सीधा IPT के अंदर भर्ती कर लिया और आपने उसकी पल्स को फील नहीं किया, आपने पेशेंट को देखा। अब वो पेशेंट सीधा कहाँ से भर्ती हुआ, इमरजेंसी से सीधा आपके IPD के अंदर भर्ती हुआ। इतनी देर में उसकी ECG नीचे से होके आई है लेकिन आपको मिली नहीं, पेशेंट सीधा गया, पेशेंट शॉक में था, आपने नोरा डोपा चालू कर दिया। जैसे आपकी ECG है, आपको पता लगा कि पेशेंट शॉक के अंदर है, AF का पेशेंट, तो आप सबसे पहले क्या देंगे, उसका कार्डियोवर्जन देंगे, इमेजिन, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अभी क्या है, अनस्टेबल है, शॉक के अंदर है और AF के अंदर है। यही सेम कंडीशन होती, मान लीजिए पेशेंट स्टेबल होता, ठीक है, मिट्रल आर्यूमेटिक हर्ट डिजीज या का पेशेंट है, या कोई MS का पेशेंट है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ में आया, आप सबसे पहले क्या कराएंगे, उसकी 2D को करवाएंगे। 2D को मत देखेंगे कि लेफ्ट एट्रियल अपेंडिजेस में क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, या लेफ्ट एट्रियल डायलेटेड है, लेफ्ट एट्रियल डायलेटेड है सर 4 सेंटीमीटर ज्यादा, तो आप सीधा रेट कंट्रोल पे फोकस करेंगे। सर नहीं नहीं, लेफ्ट एट्रियल अपेंडिजेस नॉर्मल है उसका, ठीक है, ये देखने के लिए वहां पे क्या है, कोई क्लॉट नहीं है। क्लॉट नहीं तो क्या करेंगे, आप ऑनसेट देखेंगे कि लेस देन 48 आवर्स ऑफ ऑनसेट है, पाल्पिटेशन कब से हो रहा है, आप हिस्ट्री लेंगे, या फिर मोर देन 48 आवर्स से हिस्ट्री अननोन है, उसको पता ही नहीं कि सर पाल्पिटेशन कब से हो रहा है, पाल्पिटेशन। तो यदि कोई रिस्क नहीं है एम्बोलिज्म का, तो आप रिदम कंट्रोल पे फोकस करेंगे। और मोर देन 48 आवर्स ऑफ, पहले देखो यहाँ पे रिदम कंट्रोल आपका अल्टीमेट फोकस है, ऑन सेट लेस देन 48, तो पहले आप उसकी रेट कंट्रोल करेंगे, ताकि उसको क्या है, उसका जो नॉर्मल, जो यदि आप रेट कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, डायस्टोल को टाइम मिलेगा, डायस्टोल को टाइम मिलेगा तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर फीलिंग अच्छी होगी, फीलिंग अच्छी होगी तो उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और बाद में आप रिदम कंट्रोल पे फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या है, मोर देन 48 आवर्स के अंदर ये अननोन है। रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यदि पल्सलेस ऑलमोस्ट एट्रिया पूरी तरह बीट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाता है लेफ्ट एट्रियल के अंदर, और वहाँ पे क्या होता है, एम्बोलिज्म क्लॉट होता है, वो एम्बोलिज्म के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, ट्रांस इसोफेजियल इको करेंगे, या फिर कार्डियक CT एंजियोग्राफी करेंगे, व्हाट इज बेटर, कार्डियक CT एंजियो या CT एंजियो, ठीक है, आप इसोफेजियल या फिर TE करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्लॉट प्रेजेंट है या नहीं है। इफ क्लॉट इज प्रेजेंट तो आप 3 वीक एंटीकोगुलेंट देंगे पेशेंट को, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल रिदम कंट्रोल करके आप 4 वीक ऑफ एंटीकोगुलेंट उसे देंगे, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि चेट टू BS स्कोर के अंदर कि उसको देना है या नहीं देना है लॉकनम एंटीकोगुलेंट, या फिर यदि क्लॉट है ही नहीं तो आप उसका सीधा फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन कर देंगे। देखो, अक्यूट रेट कंट्रोल, जैसे उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, वीरापामिल डिल्टियाजाम, IV ओरल दोनों दिया जा सकता है। डिजॉक्सिन या अम्यूडेरोन देना होता है जब पेशेंट हार्ट फेलियर के अंदर है, क्योंकि लैक करता है आइनोट्रोपिक सपोर्ट कर रहा है हार्ट फेलियर के अंदर पेशेंट को पंप करने की, या हार्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर बेटर रहेगा। लेकिन इन न्यू ईयर स्टडीज इट इज फाउंड दैट इट इंक्रीजेस मोर्टेलिटी। फॉर द क्रॉनिक केसेस आपको बीटा ब्लॉकर और CCB कंसीडर करना है, या तो अलोन या कॉम्बिनेशन के अंदर द हर्ट। अब यहाँ पे टारगेट क्या है कि देखो, एक पेशेंट आया, वो कहता है कि सर मैंने AF के लिए बीटा ब्लॉकर स्टार्ट कर दिया, चलो 25 mg कर दिया, या 50 mg बीटा ब्लॉकर आपने स्टार्ट कर दिया, OD या BD जो भी डोज के अंदर आपने किया है, या आपने सोचा कि चलो हम डिल्टिया जाम पे फोकस कर लेते हैं 0.25। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस पेशेंट के अंदर रेस्टिंग हार्ट रेट देखेंगे, यदि रेस्टिंग हार्ट रेट 80 के अंदर आ रही है, या लाइट एक्सरसाइज जैसे थोड़ी दूर चलने पे हार्ट रेट उसकी 100 हो रही है, तो इट्स मीन कि आपने बेटर कंट्रोल कर लिया है। या फिर कुछ पेशेंट के अंदर ये एक्सेप्टेबल है टिल 110, यदि पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं और उसका वेंट्रिकुलर फंक्शन नॉर्मल है, 2D को द्वारा आपने देखा, तो ये आपका टारगेट है यहाँ पे। तो टारगेट हार्ट रेट कितना है, रेस्ट के अंदर 80 है और लाइट एक्सरसाइज के अंदर 100 है। एडिनोसिन कभी भी नहीं देते हैं, यहाँ पे अम्यूडोरोन दे सकते हैं, एडिनोसिन प्रोवोक्स द एट्रियल फिब्रिलेशन, याद रखना है, एक बार INI सेट के अंदर पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो स्कोर जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो CHA2DS चैड BS स्कोर, और एक है हेजब्लेड स्कोर। चैड BS स्कोर क्या देखता है, असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक रिस्क, ये स्ट्रोक के रिस्क को देखेगा, एंटीकोगुलेंट स्टार्ट करना है या नहीं करना है उसको बताएगा, ठीक है। और हेजब्लेड किसको बताएगा, इट टेल्स अबाउट द ब्लीडिंग रिस्क, कि आपने किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट स्टार्ट किया है तो उसमें ब्लीडिंग का रिस्क कितना है, ठीक है। ICH और GI ब्लीड का रिस्क कितना है, उसके लिए 5, ये 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसके क्राइटेरिया और इसके क्राइटेरिया, यहाँ पे याद रखना कि A2 मतलब
एज को यहाँ पे 75 को मोर देन 2 पॉइंट दिया हुआ है, एस फॉर स्ट्रोक को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोर देन 2 पॉइंट। ये कंफ्यूज करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कभी कभी कहते हैं सेक्स कैटेगरी को 2 पॉइंट दे जाते हैं, तो प्री स्ट्रोक ऑफ टीआईए, और वहाँ पे नॉर्मली वो स्ट्रोक नहीं लिखेगा क्योंकि स्ट्रोक तो कैटेगरी में आ रहा है, वो कंफ्यूज करेगा वो टीआईए से, क्योंकि टीआईए यहाँ पे ट्रिक में नहीं है ना, इसलिए तो रिमेंबर टीआईए को कंसिडर करना है और 2 पॉइंट देना है उसे, ठीक है। ये एंटीकोलन को डिसाइड करेगा। अब आपके नोट्स में पढ़िए एंटीकोलन का वो क्या है, मोर देन, यदि मोर देन 2 एंटीकोलन फीमेल के अंदर स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई पेशेंट वेल्वुलर डिजीज का पेशेंट है, जैसे एमएस का पेशेंट है, और उसके अंदर यदि आपको स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन ऑफ स्कोर नहीं काम में आएगा, ठीक है। एंटीकोगुलेंट क्या क्या प्रेफर करते हैं आप, जैसे ओरल फैक्टर 10 इनिबिटर है, एपिक्साबेन, एडोक्साबेन, रिवरोक्साबेन, ओरल एटी थर्ड इनिबिटर है, डेबिगेट्रन, और विटामिन के इनिबिटर है वारफेरिन। अब बात करते हैं नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, जैसे रेगुलर एट्रियल रेट है, इरेगुलर एट्रियल वेंट्रिकुलर रेट है, एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे हमने पढ़ लिया। जब मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया, मतलब मल्टीपल फोकल एट्रिया के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट फोकस है, तो डिफरेंट डिफरेंट पी वेव की मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। यदि साइनस नॉन स्टिमुलेट किया तो पी वेव की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी, किसी एट्रिया के किसी और प्लेस स्टिमुलेट हुआ तो पी वेव की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी, जैसा मैंने समझाया आपको अभी ऊपर अबव। ये बाकी देखो, अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या है, साइनस टैकीकार्डिया। अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है, देखो ये वाला जो हार्ट है ये, और एक ये वाला हार्ट है, देखो आपको पता होगा कि यदि साइनस बीट होती है तो यहाँ पे क्या होती है, पल्स रेट होती है 100 के आसपास, और यदि वेंट्रिकुलर बीट करता है तो पल्स रेट होती है 60 टू 70 या 40 टू 60 होती है। तो यदि हम इसका QRS मॉर्फोलॉजी देखें, QRS मींस यदि ये स्टिमुलेट करेगा वेंट्रिकल्स को तो इट विल टेक मोर टाइम, और जबकि साइनस स्टिमुलेट करेगा, साइनस बीट या साइनस डिप्रेशन स्टिमुलेट करेगा वेंट्रिकल को, क्योंकि स्पीड से आता है तो ये क्या करेगा, लेस टाइम लेगा वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करने की। तो डेट्स वाई यहाँ पे जो QRS बनेगा वो नैरो बनेगा, और यहाँ पे QRS क्या बनेगा, वाइड बनेगा। रीजन कि यहाँ पे QRS, यहाँ पे वेंट्रिकल को डिपोलाइजेशन होने के लिए इट नीड्स मोर टाइम, क्योंकि वेंट्रिकुलर की खुद की जो पल्स है, क्योंकि एट्रिया से कुछ नहीं आ रहा है, इफ एट्रिया इज नॉट वर्किंग या कहीं ना कहीं डिनर्वेशन हो गया है, तो यदि सिर्फ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कर रहा है या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है तो क्या करेगा, आपको हमेशा ब्रॉड ईसीजी, ब्रॉड क्यूआरएस वेव मिलेगा या ब्रॉड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसे हम कहेंगे नैरो, और इसे हम कहेंगे ब्रॉड। समझ में आया ब्रॉड और नैरो का रीजन, सिंपल। वापस ब्रॉड को ब्रॉड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे इट इज टेकिंग मोर टाइम इन दी वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, क्योंकि वेंट्रिकुलर डिपोलाइज हो रहा है, वेंट्रिकुलर के अंदर कोई ना कोई क्या है, ऑटोमेटिसिटी हो गई, इसलिए वेंट्रिकुलर डिपोलाइज हो रहा है, और वेंट्रिकुलर डिपोलाइज हो रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। एज इट इज टेकिंग मोर टाइम, तो वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन किससे शो होता है, QRS वेव से, तो QRS क्या होगा, लॉन्गर होगा, वाइडर होगा। जबकि नैरो के अंदर क्या होगा कि इफ साइनस नोड डिपोलाइज कर रहा है या कोई ऐसी चीज जो कि वेंट्रिकल के ऊपर से इसको डिपोलाइज कर ली, तो यहाँ पे क्या होगा, QRS की क्या होगा, नैरो होगा। तो इसलिए देखो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, नाम से क्या पता है, वेंट्रिकल के अबोव है सुप्रा, तो इसके अंदर कैसा होना चाहिए QRS, नाम से देखना शॉर्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे QRS क्या है, आप देखो खुद ही, सी बाई सेल्फ, यहाँ पे QRS क्या है सर, शॉर्ट QRS है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है। और पी वेव क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे मर्ज हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे पी वेव मर्ज हो गई है, ठीक है, तो या फिर कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है। तो नॉर्मल QRS, ठीक है, 3 ब्लॉक आ रहे हैं ऑलमोस्ट, लेस देन 3 स्मॉल ब्लॉक नॉर्मल है, और नैरो क्या आ रहा है, लेस देन 3 ब्लॉक आ रहा है, और यहाँ पे प्लस रैपिड हार्ट रेट एसोसिएटेड है, 150 250 1500/7, तो 214 आसपास आएगी इस ECG के अंदर। और यहाँ पे क्या फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। यदि एब्सेंट होता तो आप पीवे एब्सेंट होती तो आप क्या चल जाते सर, AF होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल है आ रहा वो क्या फिक्स है, ओके। या हिडन इन QRS है तो इसे कहेंगे पैरोक्सिस्मल। पैरोक्सिस्मल क्यों नाम में दिया है PSVT, क्योंकि सडन ऑनसेट और सडन फिनिश हो जाता है, फाइंडिंग नॉर्मल स्ट्रक्चरली हार्ट के अंदर मिल सकता है। जबकि AF किसके साथ एसोसिएटेड होता है, विथ हार्ट डिजीज, नॉर्मली हार्ट डिजीज, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के पेशेंट में मिलता है AF। फाइब्रोसिस हो गया या कुछ भी हो गया उसके अंदर किस क्या मिलेगा, AF ज्यादा मिलेगा। अब जो ये वाला SVT है इसके अंदर क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे कि देखो एफरेंट वेगल मैन्यूअर करेंगे, वेगल मैन्यूअर करेंगे, जैसे कैरोटिड साइनस मसाज कर दिया या वॉल सेल्वा कर सकते हैं आप किसी पेशेंट अंदर। इफ ये सक्सेसफुल नहीं है, इट इज इफ नॉट सक्सेसफुल,
देन यू हैव टू गो फॉर द एडिनोसिन 6 mg 12 mg 12 mg। और यहाँ पे कैरोटिड साइनस मसाज के अंदर क्या होगा, अफरेंट नर्व कौन सी है, कैरोटिड साइनस नर्व 9th नर्व की ब्रांच है, और इफरेंट के अंदर वेगस नर्व जो कि 10th की ब्रांच है। कैरोटिड साइनस मसाज को कॉशियसली करना है क्योंकि कुछ पेशेंट के अंदर यहाँ पे एथिलोस्क्लेरोसिस होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्बोलाइट ट्रेवल कर जाएगा ब्रेन के अंदर, जो कि क्या करेगा, पेशेंट के अंदर स्ट्रोक करेगा। इसलिए एथिलोस्क्लेरोसिस के पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है क्या, कैरोटिड साइनस मसाज। और शायद कैरोटिड साइनस मसाज चाइल्ड के अंदर भी नहीं करते हैं यदि पेशेंट प्रेजेंट हुआ, क्योंकि उनकी नेक क्या होती है, वेरी शॉर्ट होती है। यदि यही पेशेंट पीएसवीटी का अनस्टेबल हो तो आपको देना है क्यूआरएस सिंक्रोनस कार्डियो वर्जन करना है, ठीक है। ये स्टेबल पेशेंट के लिए है और ये अनस्टेबल पेशेंट के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, मिस नहीं करना है। इफ पेशेंट इज अनस्टेबल। अब बात करते हैं कि सर हमने क्या किया, वही ये चार्ट है हरिसन का कि रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया था। हमने देखा कि पेशेंट हीमोडायनिक स्टेबल है अनस्टेबल। यदि हीमोडायनिकली इनस्टेबल है तो क्या हम कार्डियो वर्जन करेंगे डायरेक्ट, और स्टेबल है तो वेगल रिफ्लेक्स का ट्राई करेंगे, एडिनोसिन ट्राई करेंगे, फिर भी इनइफेक्टिव है तो नॉन डीएचपी सीसीबी या बीटा ब्लॉकर ट्राई करेंगे। और इसका प्रिवेंशन किससे होता है, पीएसवीटी का वीरापान से। अब देखिए आप एबी ब्लॉक की बात करते हैं, देखो फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक। व्हाट इज फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक की एवरी पीवीएव क्या है, फॉलोड बाय ए क्यूआरएस, और यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो रही है पीआर इंटरवल, कोई आरएफ कोई ट्रीटमेंट नीडेड नहीं है पेशेंट। जबकि सेकंड डिग्री के अंदर सेम है, यहाँ पे भी पीआर इंटरवल लॉन्गर 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 हो रहा है, लेकिन बीट क्या हो रही है, यहाँ पे एक मिस हो रही है। मिस बीट क्यों हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉक क्या होता है एवी नोड के अंदर, तो कभी कभी तो बीट क्या हो जाएगी, आराम से पास हो जाएगी, लेकिन एट द टाइम व्हेन एवी नोड बिकम्स द रिफ्रैक्टिव इन द इट गोज इनटू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो यहाँ पे क्या होगा, वो बीट ट्रेवल नहीं होगी और क्या हो जाएगी, पीवेव पीवेव ट्रेवल नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, क्यूआरएस यहाँ पे बनेगा ही नहीं। क्यूआरएस नहीं बनेगा तो क्या होगा, मिस बीट की जैसे शो करेगा। यहाँ पे वो कंफ्यूज करता है किससे, कि सेकंड डिग्री का सेकंड डिग्री नहीं बोल के क्या बोलेगा वो, आइदर ही विल से, द एग्जामिनर विल से मोबिस टाइप 1 और वेंक बैक, ठीक है। ये याद रखने हैं, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक को और मोबिस टाइप 1 को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल है कि पी वे मिस्ड बीट है या नहीं है, क्यूआरएस मिस हुआ है या नहीं हुआ है। मोबिस टाइप सेकंड के अंदर भी क्या है, पीआर इंटरवल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिसिंग हो रही है, ठीक है। भाई पीआर इंटरवल नॉर्मल क्योंकि इंफ्रानोडल है ये, ठीक है, इंफ्रानोडल है। और यहाँ पे क्या है कि वही एक बार एक ना एक टाइम तीनों ब्लॉक हो गए हैं, तीनों जो इसके पाथ पे ब्लॉक हो गए, और इसलिए क्या होगा, पेशेंट जा ही नहीं पा रहा है। दीज आर द सिम्टोमेटिक पेशेंट, और ये क्या होते हैं, यहाँ पे हिमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है पेशेंट का। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक का मतलब है कि सिग्नल इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, एट्रिया अपने पल्स शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर अपनी पल्स शो कर रहा है, दोनों अपनी अपनी पल्स शो कर रही है, तो क्या हो गया, एवी डिसोसिएशन, ठीक है। इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ब्लॉक कहीं भी हो सकता है, नो इम्पल्स ट्रांजिट फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकुलर, इसे कहेंगे हम एवी डिसोसिएशन। और यहाँ पे पी एन क्यू आर एस अनरिलेटेड होते हैं एक दूसरे के लिए, और इसका ट्रीटमेंट हमेशा क्या है, पेसमेकर। अब देखिए इस वाली ईसीजी को देखिए, आप देखो यहाँ पे पहले मैंने इस बार रिवील नहीं किया ईसीजी को, आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, पी वे वाई क्यू वे वाई और यहाँ पे टी वे वाई, और उसके बाद देखिए ये क्या आ गया बीच में, ये क्या हुआ, ये क्या शो करता है, क्यू आर एस क्या शो करेगा कि सर ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हुआ, ठीक है। क्या डीपोलराइज हुआ, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हुआ। लेकिन सर पी वेव तो आई नहीं इसके पहले, ये तो कौन सी वेव है, टी वेव। यहाँ पे पी वेव क्या है सर, पी वेव इज एब्सेंट, ठीक है। तो क्यू वेव ये क्या शो कर रहा है, सर वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो गया विदाउट पी वेव, तो इसको कहेंगे प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। इससे क्या कहा हमने कि और उसके बाद में कंपनसेटरी पॉज भी दिखेगा, ठीक है। कंपनसेट करने के लिए वेंट्रिकुलर को नॉर्मल करने के लिए एक पॉज भी दिखेगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर रिफ्लेक्शन में नहीं चल जाए रिफ्लेक्टिव पीरियड के अंदर, इसलिए। तो देयर इज ए नो पी वेव बाय बिफोर दिस स्पाइड, ठीक है। एक बार पी क्यू आर एस टी आया, उसके बाद में इसके बिफोर कोई पी वेव नहीं है, तो इसलिए प्री मैच्योर बीट, ठीक है। विदाउट सीन विदाउट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज नॉट प्रीसीड बाय पी वेव, वेरी वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एज आई टोल्ड यू कि क्या हो गया, क्योंकि वेंट्रिकुलर खुद अपनी बीट को काम में ले रहा है, ठीक है। एस टी टी वेव इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एस टी और टी वेव है किस तरफ जाएंगे, वो अपोजिट साइड की तरफ जाएंगे। कपलिंग इंटरवल बिटवीन बीपीसी एंड प्रेसिडेंट क्यूआरएस कॉमन से स्टॉप, और कंपनसेटरी पॉज दिखेगा, जो मैंने बोला आपको। इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीरिदमिक देना इन पेशेंट अंदर, सर नहीं देना, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट बीटी। यही जो वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट है, ये मोर देन 3 times हाई इन ए रो एंड हार्ट रेट मोर देन 100, उसको आप क्या कंसिडर करेंगे सर, बीटी। देखिए
अब देखिए यहाँ पे एक PQRS आया, उसके बाद में एक VPC आई, फिर एक PQRS आया, फिर VPC, तो इट इज अल्टरनेट। सो इस अल्टरनेट को कहेंगे वेंट्रिकुलर बाइजेमाइनी आइसोलेटेड VPC आफ्टर एवरी साइनस बीट, और वेंट्रिकुलर ट्राइजेमाइनी मींस टू साइनस बीट एंड आफ्टर दैट देयर इज ए VPC, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये 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 किसको शो कर रहा है? ये कर रहा है मोनोमॉर्फिक VT, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वाइड QRS है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है PSVT से, क्यों? क्योंकि PSVT के अंदर क्या होगा, शॉर्ट या नैरो कॉम्प्लेक्स QRS होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाइड QRS है, ऑलमोस्ट 0.32 सेकंड का, एंड देयर इज नॉच इन डाउन स्लोपिंग एस वेव। ये एस वेव है, यहाँ पे डाउन स्लोपिंग के अंदर ऐसे नॉच दिख रही है, देखो ये वाली दिख रही है नॉच यहाँ पे, ये देखिए ये ऐसे, तो ये जो नॉच है इसे कहेंगे डाउन स्लोपिंग एस वेव के अंदर जो नॉच है इसे कहेंगे जोसेफसन साइन। इट इज मोनोमॉर्फिक, क्योंकि देखो सबकी मॉर्फोलॉजी कैसे दिख रही है, एक जैसी। QRS is wide, the rate is more than 200 and complex looks alike, look alike। यहाँ पे फ्यूजन बीट भी एक फीचर है इसका। फ्यूजन बीट क्या है कि देखो एक बार क्या हुआ, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बीट आई, VT हुआ, और उसके बाद में क्या हो गया, एक सडनली QRS हो गया जो कि फ्यूज हो रहा है किसके साथ में, VT की पल्स के साथ में। कैप्चर बीट क्या हुआ कि सर 2-3 बार तो क्या हुआ, 2-3 टाइम्स VT की आई नॉर्मल, और उसके बाद नॉर्मल साइनस बीट आ गई, तो इट इज कैप्चरिंग द नॉर्मल साइनस बीट, डेट्स व्हाई इट इज कैप्चर बीट। सस्टेन्ड VT कब बोलेंगे सर, मोर देन 3 सेकंड का जो VT है उसे हम सस्टेन्ड VT कहेंगे। अब देखिए इन पेशेंट के अंदर यदि पेशेंट स्टेबल है, इफ द पेशेंट स्टेबल और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है पेशेंट को, तो अम्यूडोरन इज प्रीफर्ड। यदि कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं है पेशेंट को, इफ नो हार्ट डिजीज इज देयर, तो व्हाट इज प्रीफर्ड, प्रोकेनामाइड इज प्रीफर्ड। सर पोस्ट MI का पेशेंट है एक, ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं है, तो आप क्या प्रीफर करेंगे, इट इज अ लिग्नोकेन या लिडोकेन प्रीफर करेंगे आप, और सोटालोल भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि सर पेशेंट हीमोडायनेमिक अनस्टेबल है, एक पेशेंट है VT का हीमोडायनेमिक अनस्टेबल है, तो आप क्या देंगे, सिंक्रोनाइज DC कार्डियो वर्जन देंगे, ठीक है। और यही पल्सलेस VT होता तो आप क्या देते वहां पे, डिफिब्रिलेट करते। ये क्या है, अभी पल्सलेस VT नहीं है, ये क्या है, अभी हीमोडायनेमिक अनस्टेबल पेशेंट है VT का, ठीक है, इसको सिंक्रोनाइज DC कार्डियो वर्जन करेंगे। अब देखिए पॉलीमॉर्फिक VT व्हाट इज दिस, कि ये नॉर्मली एसोसिएट रहता है प्रोलॉन्ग QT इंटरवल के साथ में, देयर इज वेरिएबल एम्पलीट्यूड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस, आइदर इट इज द एक्वायर्ड और इट इज द कंजेनाइटल लॉन्ग QT। एक्वायर्ड की कॉज जैसे MI, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोथर्मिया, एंटी एरिथमिक ड्रग, मैक्रोलाइड, एंटीहिस्टामिनिक। देखो इन पेशेंट के अंदर यदि पेशेंट अनस्टेबल है तो आपको इमीडिएट डिफिब्रिलेट करना है। यदि पेशेंट स्टेबल है तो आपको 2 ग्राम IV mg सपोर्ट देना होगा 10 मिनट। कंजेनाइटल तो आप बीटा प्रो को प्रीफर करेंगे, और एक्वायर्ड तो आप रूट कॉज, मतलब कॉज क्या है उसको प्रीफर करेंगे। अब बात करते हैं कि एक पेशेंट आया आपके पास में ER विद द palpitation and syncopal attack following exercise said similar from the past, ECG was done as follows and what is the most। देखो अब सबसे पहले क्या देखना है कि V1 के अंदर शो कर रहा है। अब देखो आपको मैंने जैसे बोला कि V1 की ओनली V1 की लीड शो कर रहा है कि पैथोलॉजी किस तरफ की है, राइट साइड की पैथोलॉजी है, जस्ट QRS कॉम्प्लेक्स के बाद में आ रही है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं डीपोलेशन रिलेटेड है। दिस इज दी एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया। आप रूल आउट कर लिया कि राइट साइड की पैथोलॉजी राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया होगा, लेकिन ब्रूगाडा भी राइट साइड में होता है, तो आप कैसे देखेंगे, आप देखिए इन दी राइट वेंट्रिकुलर मसल, ओके, इन दी राइट वेंट्रिकुलर मसल ARDC डिजीज है, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया और राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। ये यहाँ पे क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकुलर की मसल है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, फैटी एंड फाइब्रस टिश्यू से। इफ फैटी एंड फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो रही है यदि, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, टाइम लगेगा QRS, इस वाले जो पार्ट है इस वाले पार्ट को इट विल टेक मोर टाइम टू डिपोलराइज, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। और क्योंकि ये किस तरफ है, राइट साइड के अंदर डिफेक्ट है, तो जो इस तरफ की जो लीड है ना V1, उसके अंदर कैसे डिफ्लेक्शन शो करेगा ये, V1 पॉजिटिव, क्योंकि इसके साइड में वेक्टर है, तो V1 की लीड्स के अंदर पॉजिटिव वेक्टर शो कर रहा है फर्स्ट थिंग विथ T इनवर्जन, ओके, एंड देयर इज स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ QRS फ्रॉम V1 टू V3। किसको रिप्रेजेंट करता है, ARVC को, एप्सिलॉन वेव, ये वाली एप्सिलॉन वेव, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर एक पेशेंट आया, वो भी V1 V2 V3 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या है, कौन, कर्व्ड टाइप पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल ये वाला पैटर्न है, ठीक है, ये शार्प है, ये क्या है, कर्व्ड टाइप पैटर्न है, मोर देन 2 mm का ST एलिवेशन है साथ में, प्लस ग्रेजुअली डिसेंड कर रहा है इनटू इन्वर्टेड T वेव,
ठीक है, देखो यहाँ से अपवर्ड से ग्रेजुअली डिसेंड कर रहा है इनटू द इन्वर्टेड टी वेव। ये इतना नहीं कर रहा है एप्सिलॉन वेव। ये वाली जो लीड्स है ये ज्यादा कर रही है, और ये भी किस तरफ की पैथोलॉजी है, V1 V2 शो कर रहा है, मींस राइट साइड की। दिस इज ए इसी जो ब्रूगाडा सिंड्रोम आप देखेंगे तो ब्रूगाडा इज ए जेनेटिक चैनलोपैथी अफेक्ट सोडियम चैनल इन दी राइट वेंट्रिकुलर आइट्रोटैक। समझ में आया कि राइट साइड का V1 के वेक्टर को डिनोट कर रहा है, V1 मतलब राइट साइड के वेक्टर को स्टिमुलेट या चेंज कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ब्रूगाडा सिंड्रोम क्या हुआ, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक का डिजीज है। चैनल कौन सा है, SCN5A चैनल है, और इट मेक्स हार्ट प्रोन टू बी फिब। दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, ICD। इन द नॉर्मल QRS आप देखेंगे कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, टुगेदर डिप्राइज होते हैं, लेकिन ARVs के अंदर क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर डिप्राइज होता है लेट। लेट क्यों हुआ, क्योंकि फाइब्रोसिस हो गया। दैट्स व्हाई देयर इज ए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इन द V1 to V3 मींस राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल। वेरी इजी। अब कंफ्यूज होगा ओसबोर्न वेव के साथ में। सर ओसबोर्न वेव क्या होती है, इंफीरियर लेटरल शो होती है पहले बात तो V1 V2 के अंदर रेयरली मिलेगी। इंफीरियर लेटरल V5 V6 के अंदर होती है, और ओसबोर्न वेव के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे होगा, ब्रॉड या प्रोमिनेंट है अपनी साइड, जबकि एप्सिलॉन वेव कैसी होगी, शार्प। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है। कॉज क्या है, हाइपोथर्मिया, हाइपर कैल्सीमिया, अर्ली रिप्रेशन, दीज आर द कॉज ऑफ ऑसबोर्न। तो आई होप दिस टाइम आपको लेक्चर थोड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। आई ट्राई टू पुट ऑल द पॉइंट्स एंड मॉडिफाइड इट लिटिल बिट। So thank you, keep following, keep sharing and keep watching the video.